आयरलैंड में आव्रजन के कारण हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक छोटा सा राष्ट्रवादी समूह आईआरए को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। याद है वो आतंकवादी समूह जिसने पुराने समय में ब्रिटिश उपनिवेश को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। सचमुच उनके नया पास जो भी आईआरए विकल्प है। मेरा मतलब है, दोस्तों, ये वो खबर नहीं थी जिसकी मुझे आज सुबह उठते ही उम्मीद थी। नया आईआरए इस बात से अपनी असंतुष्टि जता रहा है कि आयरलैंड को इन तीसरी दुनिया के लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वे रीमाइग्रेशन की वकालत करना चाहते हैं, वरना हिंसा की धमकी दे रहे हैं। तो मैं इसे बहुत सीधे और तथ्यात्मक तरीके से पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? मैं आईआरए के लिए ना तो कोई समर्थन और ना ही कोई उपहास या बदनामी व्यक्त करने जा रहा हूं। यह पूरी तरह से तटस्थ है, जैसा कि कानून कहता है। नया आईआरए एक हिंसक अभियान की योजना बना रहा है जिसका उद्देश्य प्रवासियों को आयरलैंड से बाहर निकालना है। खुफिया अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दी है। सुरक्षा प्रमुखों को डर है कि रिपब्लिकन समूह, जिसने रियल आईआरए की जगह ली, आयरिश सीमा के दोनों ओर तनाव का फायदा उठा रहा है। द्वीप पर प्रवासी अपराध में वृद्धि ने स्थानीय गुस्से को भड़का दिया है। जानकारी के लिए, आयरलैंड के दक्षिणी हिस्से में वर्तमान में लगभग 25% प्रवासी हैं। ठीक है, दक्षिणी आयरलैंड की 25% आबादी प्रवासी है। 25%। इस साल की पहली छमाही में जिन 7 महिलाओं की हत्या हुई, उनमें से 6 की हत्या प्रवासियों द्वारा की गई थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आंकड़े क्या हैं, ये भी बहुत ज्यादा है। निर्दोष आयरिश पुरुषों की हत्या कर दी गई है, उन्हें चाकू मारा गया है, लूटा गया है। लेकिन हाँ, आयरलैंड की 25% आबादी प्रवासियों से बनी है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। ठीक है, ये आयरिश जनसंख्या का एक चौंकाने वाला हिस्सा है। मेरा मतलब है, ये बस बहुत ज्यादा है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपके पास राष्ट्रवादियों का एक समूह है जो कह रहा है, रुको जरा, हमें सिर्फ बाहर से उपनिवेशवाद से छुटकारा नहीं पाना चाहिए। शायद अगर ये लोग हमारे अपने सरकार में इन्हें ले आएं, ये ऐसी बात है कि जो लोग आयरलैंड की हर चीज की परवाह करते हैं, उन्हें इसकी चिंता करनी चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए। आयरलैंड में हर 4 में से एक व्यक्ति वास्तव में गैर श्वेत प्रवासी है। इसमें उनके बच्चे शामिल नहीं हैं। अगर आप उनके बच्चों को इसमें शामिल करें, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तो आप लगभग 30 से 35% देख रहे हैं। ये एक चौंकाने वाली संख्या है और नया आईआरए भी निश्चित रूप से मानता है कि ये भी एक चौंकाने वाली ऊंची संख्या है, जैसा कि उन्होंने यहां अपने बयान में कहा है। द्वीप पर प्रवासी अपराधों में वृद्धि ने स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़का दिया है, जैसा कि जून में देखा गया जब स्टीफन ओगिलवी पर चाकू से हमला हुआ, जो यहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर हुआ था जहां मैं बैठा हूं, कथित तौर पर एक सूडानी शरण प्रार्थी द्वारा। अब वे कथित तौर पर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह घटिया इंसान अभी भी हमारे कानूनी सिस्टम द्वारा प्रक्रिया में है, तो उस पर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सुरक्षा सूत्रों ने कल रात मेल को बताया कि यह समूह आईआरए, नया आईआरए, जो अब भी एक संयुक्त आयरलैंड की मांग करता है, इन शिकायतों का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल सही। वे चाहते हैं कि उत्तरी आयरलैंड को यूके से अलग किया जाए और सुरक्षित रूप से आयरलैंड के दक्षिण यानी आयरलैंड गणराज्य को लौटा दिया जाए। एक बार फिर से एक संयुक्त आयरलैंड। चिंता है कि यह अभियान आयरलैंड से यूके में प्रवासियों की एक नई लहर ला सकता है, खासकर उत्तरी आयरलैंड की जमीनी सीमा के पार। हाँ, खैर, वे यहां भी उनके इंतजार में होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि वे संगठित है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने आईआरए की ओर से प्रवासियों के खिलाफ धमकियां दी। उसने कहा वे नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे, वे अल्टीमेटम देंगे, राजनेताओं को नहीं बल्कि उन अवैध प्रवासियों को जो देश में है। उस व्यक्ति ने दावा किया कि ब्रिटिश सेना ने उत्तरी आयरलैंड के ट्रबल्स के दौरान आईआरए की प्रभावशीलता और पेशेवराना रवैये का सम्मान किया था। वैसे हमारे पास अभी भी ये बख्तरबंद लैंड रोवर गाड़ियां घूम रही हैं। ये खास तौर पर बनाई गई हैं, सही कहा, लैंड रोवर। ये गाड़ियां अभी भी हमारे यहाँ घूम रही हैं। अब गृह युद्ध का समय आ गया है, यही तो ये लोग करने जा रहे हैं। और क्या आप उन्हें दोष दे सकते हैं? मेरा मतलब है, अलग अलग देशों में जहां प्रवासियों के दबाव से हालात बेकाबू हो गए हैं, वहां गृहयुद्ध शुरू होने की बातें अब ज्यादा होने लगी हैं। और बेशक हम में से कोई भी युद्ध का समर्थन नहीं करता, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग सच में मानने लगे हैं कि अपनी संस्कृति, समाज और देश की रक्षा के लिए उन्हें इन लोगों के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा, ताकि वे इन्हें यहाँ से हटा सके। हालात इतने बुरे हो गए हैं। सोचिए, जिन बातों के लिए लोग सैकड़ों साल पहले युद्ध करते थे और आज भी करते हैं, और ये समझिए कि सरकारें अपने ही लोगों पर ये सब थोप रही हैं। तीसरी दुनिया के देशों से प्रवासियों की बाढ़ आ गई है, जो उन देशों की मौजूदा संस्कृतियों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इस हद तक कि लोग महसूस करते हैं कि उन्हें उनसे छुटकारा पाने के लिए गृह युद्ध शुरू करना पड़ेगा। ये बिल्कुल पागलपन है। और हम इस राष्ट्रवादी आवाज के बढ़ने को देखेंगे, क्योंकि भले ही इतने सारे लोग इतने लंबे समय से राष्ट्रवाद के इस विचार से डरते आए हैं और वे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि वे सही हैं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। हमने देखा कि राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा ने क्या किया, जैसे नाजी पार्टी के साथ हुआ था। और बेशक वे पूरी तरह से राष्ट्रवादी नहीं थे, वे असल में तो बस दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मामला इससे थोड़ा ज्यादा जटिल है, लेकिन हमने देखा कि उस विचारधारा के साथ क्या हुआ, और इसने लोगों को डरा दिया लंबे समय तक। अगर किसी को कहा जाता था कि वो अति दक्षिणपंथी है, तो ये शायद सबसे बुरी बातों में से एक थी जो किसी को कही जा सकती थी। इसका मतलब था कि आप नस्लवादी हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप हिंसक व्यक्ति हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ तर्क संगत होने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वे अपनी संस्कृति को जैसा है वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, अति दक्षिणपंथी की श्रेणी में डाल दिया गया है।
बस यही उनकी चाहत है। उन्हें उन चरमपंथी विचारधाराओं के खिलाफ खुद का बचाव करना पड़ेगा जो उन्हें धकेल रही हैं। और अगर आप इसे एक दृश्य चित्र की तरह देखें तो अगर आपके पास अति वामपंथी विचारधाराएं हैं और केंद्र में लोग हैं, अति वामपंथी लोग आकर केंद्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को सचमुच धकेल दिया है। आप सचमुच देख नहीं सकते, लेकिन लोगों को और अधिक अति दक्षिणपंथी नजरिए की ओर धकेल दिया गया है। लेकिन आजकल दक्षिणपंथी दृष्टिकोण ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने दिखाया है कि चलो सबको मार डालो, वैसा नहीं है, बल्कि चलो बस अपनी रक्षा करें। और इसी के साथ राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। ये अधिकारियों के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत होगा। ये लोग उन्हें दिखाएंगे कि ये कैसे किया जाता है और उन्हें जाने के लिए 24 घंटे का समय देंगे। रियल आईआरए ने 1997 में प्रोविजनल आईआरए से अलग होकर बाद में 2012 में सतर्कता समूह रिपब्लिकन एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स के साथ मिलकर नया आईआरए बनाया। इस समूह ने ग्लासगो में स्कॉटिश राष्ट्रवादी समूह के साथ संबंध बनाए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसका प्रचार करने में मदद की। जुलाई में 25 वर्षीय कानून की छात्रा इजाबेला पेरी सुलिवन पर विस्फोटक रखने का आरोप लगाया गया था, जब आयरलैंड गणराज्य में एक वाहन में बम मिला था। आयरिश पुलिस ने असंतुष्ट रिपब्लिकन गतिविधि पर केंद्रित एक अभियान के दौरान उसे पकड़ा और बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि उससे कहा गया था कि वो इसे उत्तरी आयरलैंड वापस ले जाए, बिना इसके अंदर क्या है ये जाने। मेरा मतलब है, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैं आईआरए का इतिहास पढ़ रही हूँ। जैसे 1970 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक में जो कुछ भी आयरलैंड और यूके के बीच हुआ, ये सोचकर कि वे सच में बम लगा रहे हैं इससे बचाव करने के लिए। फिर से हम वास्तव में नहीं जानती कि असल में क्या हो रहा है। आपने बस यही वीडियो देखा है जिसमें वो आदमी कह रहा है कि आईआरए प्रवासियों के पीछे जा रही है और हमें नहीं पता कि वे सच में ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में होने वाला है? क्या रिपब्लिक या सरकार को सच में डरना चाहिए या नहीं? लेकिन ये तथ्य कि लोग इतने चरमपंथी व्यवहार की ओर धकेले जा रहे हैं कि एक 25 साल की लड़की कार में विस्फोटक रख रही है क्योंकि उसे इस राजनीतिक समूह का हिस्सा बनने की इतनी जरूरत महसूस हो रही है, फिर भी आप इसे सही नहीं ठहरा सकते। जो भी कोई कार में बम रखता है उसे अपनी जिंदगी जेल में बितानी चाहिए। मेरा मतलब है, ये सीधा है, ये क्रूरता है, ये आतंकवाद है, ये ठीक नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे आपके वैचारिक विश्वास क्या है, लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये जो सोच है कि युवाओं का ब्रेन वॉश नहीं किया जा रहा, असल में किया जा रहा है। और उनका ब्रेन वॉश या तो अपने देश से नफरत करने के लिए किया जा रहा है या फिर उसके लिए बहुत जोरदार तरीके से लड़ने के लिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस एल्गोरिदम में फंस जाते हैं। मुझे ये याद है, ये बड़ी खबर थी। उत्तरी आयरलैंड में बम की तस्करी हो रही थी। हाँ, ये बहुत पागलपन था। मुझे नहीं लगता कि हमें कभी पता चला कि वो किसके लिए था। न्यू आईआरए इस साल उत्तर में बहुत सक्रिय रही है, खासकर उत्तरी आयरलैंड की पुलिस सेवा पर लर्गन पुलिस स्टेशन में हमले और डनमरी में कार बम के जरिए। तो वे फिर से पुलिस पर सक्रिय रूप से हमला कर रहे हैं। उनके दो उद्देश्य हैं, आयरिश स्वतंत्रता और सभी प्रवासियों को बाहर निकालना। हमने शुरू से ही ये कहा है कि दो मुख्य दुश्मन हैं। खैर, कुछ दुश्मन और भी हैं, लेकिन इस प्रवासन के जरिए हो रहे कब्जे में दो मुख्य दुश्मन हैं। एक तो वे प्रवासी हैं जो आ रहे हैं, लेकिन फिर सरकार है जो इसे अनुमति दे रही है। और जब ऐसे राष्ट्रवादी समूह होते हैं तो वे दो चीजों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, प्रवासी और सरकार। यानी वे स्वतंत्रता चाहते हैं, वे एकजुट होना चाहते हैं। आयरिश भू राजनीति की जटिलता वगैरह, इसके बारे में हम कभी और बात कर सकते हैं, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। हालांकि ये समझना जरूरी है कि वे यही पहचान रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं है जो आकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन लोगों के खिलाफ भी युद्ध है जो इन लोगों को आने और कब्जा करने की अनुमति दे रहे हैं। यानी दो अलग अलग संस्थाओं के खिलाफ युद्ध है। और अगर लोग खुद सरकार और इन आक्रमणकारियों की बार के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? यही नजरिया वे अपना रहे हैं। क्या हम इसका समर्थन करते हैं? पूरी तरह नहीं। क्या हम इसके पक्ष में हैं? पूरी तरह नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से कानून अपने हाथ में लेने के व्यवहार में विश्वास नहीं करती, लेकिन क्या हम इसे समझते हैं? हाँ, हम इसे समझते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, शरण मांगना कोई अपराध नहीं है। शरण मांगना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि असली अपराध क्या है। जब आपको शरण देने से मना कर दिया गया हो और उसके बाद भी आप देश में रुके रहें, तो वो अपराध है। एक विकलांग स्कॉटिश आदमी की आंखें निकालना, ये भी एक अपराध है। यहां आकर शरण के लिए आवेदन तक करने से पहले ही लाभ धोखाधड़ी करना, ये भी एक अपराध है। गैंग अपराध, सफेद बच्चों को अपने कृपाण से चाकू मारना अपराध, ये कृपाण अपराध। और यही बिल्कुल होता है। वे प्रवासी होने के पूरे विचार को लेते हैं और उसे उसी पर केंद्रित कर देते हैं कि आपको बस बच्चों और पत्नियों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन फिर वे हिंसक व्यवहार करते हैं। वे घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते। वे वास्तव में एकीकृत होने और उन्हें दिए गए अवसरों के लिए आभारी होने को तैयार नहीं होते। और वे इस बात को बड़े असरदार ढंग से पेश करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराधी हैं। या देखिए, ये अद्भुत लोग जिन्होंने आपके समाज में योगदान दिया है, आप हम सबको कैसे बाहर निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर और ज्यादा प्रवासी वे लोग होते जो यहाँ आकर जुड़ने, घुलने मिलने और जिन समाजों में वे शामिल हो रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इससे कोई समस्या होती। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। और ये तथ्य कि इन घुसपैठियों के हाथों अपराध दर इतनी ज्यादा है, लोगों को ये एहसास कराता है कि शायद अब इस छवि के झांसे में नहीं आना चाहिए। खैर, क्या आयरलैंड में सच में एक नया आईआरए तैयार हो रहा है जो प्रवासियों या घुसपैठियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है? अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्या ये आने वाली चीजों का संकेत है? हाँ, बिल्कुल है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।